हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधि पर स्वागत करता हूं। और आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा भाग जो है क्वेश्चन आंसर सेशन जो है करवाऊंगा। इसके पहले दो पार्ट में करवा चुका हूं, पार्ट ए और पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में जा करके। और पार्ट 1 में 1 से 20 तक क्वेश्चन करवाए थे और पार्ट 2 में फिर 21 से 50 तक क्वेश्चन करवाए थे। और जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये सेशन चल रहा है, क्वेश्चन आंसर सेशन। और इसी में अब आगे क्वेश्चन नंबर 50 के बाद 51 से आगे आज करवाऊंगा और पूरा संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कवर होगा इसमें। और ये आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। कोई भी परीक्षा जो आने वाली हैं, चाहे वो पेट की जैसे आज परीक्षा है और कल भी है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और प्लस आर ओ का जो पेपर आगामी परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। प्लस SSC GD है, UPP है, तो इन सब के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए सेशन शुरू करते हैं और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक कवर कर लेंगे जल्दी से जल्दी। तो सेशन शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो समय को बर्बाद ना करते हुए आइए देखते हैं। हमने 50 क्वेश्चंस तक करवा दिए हैं इसमें, और 50 क्वेश्चंस के बाद हम करते हैं जो है तो 50 क्वेश्चंस तक तो हो गया है, तो 50 क्वेश्चंस के बाद करेंगे। और जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले वीडियो देख सकते हैं और 51 क्वेश्चंस से देखते हैं। ठीक है, लोड हो जाने दीजिए फिर। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन दिख रहा है, 49 क्वेश्चन है ये। इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। 50 क्वेश्चन भी हो गया था कल, और 51 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन के सामने। और इसको हम जो है क्वेश्चन अपने सामने भी रख लेता हूँ क्योंकि स्क्रीन पे बार बार देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो क्वेश्चन है, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो इसमें एनी बेसेंट आएंगी, क्योंकि जो कांग्रेस की पहली फूट हुई थी 1907 में, उससे कांग्रेस से गर्मपंथियों को अलग कर दिया गया था और फिर बाल गंगाधर तिलक को जेल हो गई थी और अरविंद घोष वगैरह भी अंडरग्राउंड हो गए थे। तो जो जितने भी गर्मपंथी नेता थे वो 1907 में सूरत विभाजन के बाद निकल गए थे। फिर जब तिलक जेल से रिहा हुए तो उन्होंने फिर स्वशासन यानी होम रूल के लिए फिर आंदोलन शुरू किया। और उसी समय एनी बेसेंट भी चूंकि होम रूल का आंदोलन चला रही थी, तो एनी बेसेंट के प्रयासों से गर्मपंथियों और नरमपंथियों को आपस में मिलाया गया। और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्ष थे और उसमें गर्मपंथियों और नरमपंथियों का मिलन हुआ। तो ये याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ था और उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। तो इसी में नरमपंथियों और गर्मपंथियों का एक तरह से मिलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? तो ये गोरखपुर है और ये काकोरी षड्यंत्र केस के तहत इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
जिसमें इन्होंने एक ट्रेन को जो है कैप्चर किया था, लूटा था काकोरी स्टेशन पर, जिसमें ब्रिटिश सरकार का पैसा जा रहा था, और उससे इन्होंने अपने क्रांतिकारी संगठन के हथियार के लिए और देश को आज़ाद कराने के संघर्ष के लिए उस ट्रेन को लूटा गया। तो उसी के तहत काकोरी षड्यंत्र केस चला, और उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, इन लोगों को, रोशन लाल, इन लोगों को फांसी दी गई, और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा भारतीय इतिहास के 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो 1912 का जो ऐतिहासिक महत्व है वो है राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। इस पर हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की है, वीडियो हमने चर्चा किया था कि क्या महत्व है, और वो आप पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें ये चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप जल्दी से पढ़ लीजिए तब तक। क्वेश्चन है अनुशीलन समिति का संबंध। अब यहाँ पर देखिए अभिनव भारत होना चाहिए था, तो क्वेश्चन थोड़ा सा वो है। अनुशीलन समिति बंगाल में बनाई गई थी, और अरविंद घोष, बरीन्द्र घोष, इन सब का संबंध था। बाद में वी डी सावरकर भी इससे जुड़ गए थे, तो यहाँ अगर उस तरह से देखा जाए तो वी डी सावरकर होना चाहिए, लेकिन यहाँ अभिनव भारत होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम अलग कर देंगे, थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा की? तो यहाँ हार्डिंग होंगे, क्योंकि उस समय गवर्नर हार्डिंग थे। दिल्ली दरबार लगा, और दिल्ली दरबार में कलकत्ता का जो मतलब एक तरह से बंगाल विभाजन था उसको रद्द किया गया, और फिर इसी दरबार में जो है राजधानी परिवर्तन की भी घोषणा की गई। इसके बारे में भी कल हमने बताया था आपको, जो क्वेश्चन था उसमें भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल हिलाल समाचार। तो ये अबुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल है, तो इसमें कोई इतना मेन वो नहीं है अबुल कलाम आज़ाद का। अब 13 मार्च को सर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या, तो ये उधम सिंह है, सभी लोग जानते हैं। भारत से इन्होंने उधम सिंह ने जो है अपना जलियांवाला बाग कांड की हत्या का बदला लेने के लिए लंदन गए, वहाँ पर हथियार अरेंज किया, और फिर वहाँ पर उन्होंने जिस गवर्नर जनरल, जो पहले पंजाब के गवर्नर जनरल थे, उनकी हत्या की। एक्चुअल में जो सैन्य गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने गोली चलाने के आदेश दिए थे, उनको तो ढूंढ रहे थे पर वो नहीं मिले, उनकी शायद पहले ही डेथ हो गई थी। लेकिन जिस गवर्नर जनरल ने वहाँ मार्शल लॉ लगाया था, उसकी उन्होंने हत्या की। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो ये 1907 है। अभी हमने बताया ही है कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ, और सूरत विभाजन के नाम से भी ये फेमस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय। अब देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय यहाँ दो लोग हो सकते हैं। सर सैयद अहमद खान के प्रयासों से हुई, लेकिन सलीमुल्लाह ने जो है ढाका में एक अधिवेशन बुलाया, और वहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो इसमें जो मेन आंसर होगा वो सलीमुल्लाह होंगे, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, जिनके प्रयासों से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, और 1906 में मुस्लिम लीग की चूँकि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई थी, और 1906 में मिंटो उस समय वायसराय थे, लॉर्ड मिंटो। तो सर सैयद अहमद खान और आगा खां और कुछ लोगों के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मिलने गया, और उन्होंने कहा कि मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए एक दल हम लोगों को बनाना है, और जिसको हम मुस्लिम लीग नाम देना चाहते हैं। तो मिंटो को तो अच्छा ही था, क्योंकि वो चाहते ही थे कि भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत हो जाए, और उस शिष्टमंडल ने पृथक निर्वाचन की बात भी कही कि हमको जहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाए, ताकि हम मुसलमानों का हित कर सकें और मुसलमानों को और डेवलप कर सकें। तो मिंटो ने इस चीज़ को भांप लिया कि ये तो अच्छा अवसर है, अगर हम कांग्रेस के अगेंस्ट एक ऐसा दल बना देते हैं जो मुसलमानों की खाली बात करेगा, तो मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे से अलग होंगे, पोलराइजेशन होगा, और उसका फ़ायदा निश्चित रूप से अंग्रेज़ों को मिलेगा। तो इस सोच के साथ मिंटो ने पूरा समर्थन किया,
और उन्होंने कहा ठीक है, आप एक दल बनाइए, हम उसको पूरा सहयोग देंगे। जैसे कांग्रेस को हमने तमाम सारे जो है वादे किए या तमाम सारी समर्थन दिया, वैसे ही मुस्लिम लीग को भी समर्थन दिया जाएगा। और उसी के तहत फिर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में 1906 में। और फिर स्थापना होते ही मुस्लिम लीग ने वायसराय से तुरंत जो है पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर दी, और उसको वायसराय ने मान भी लिया। और उसमें हमने कल भी बताया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट प्रणाली में जिस जगह पर ये आरक्षण लागू होता, वहाँ की जो प्रांतीय विधानसभा थी या केंद्रीय विधानसभा की जो भी सीट थी, वहाँ सिर्फ मुसलमान ही खड़े होते और सिर्फ मुसलमान ही वोट देते। तो ये एक सांप्रदायिकता का एक बड़ा बीज था समझ लीजिए, जिसने आगे चल करके भारत को विभाजित भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की, और इस क्वेश्चन के तहत मतलब इस क्वेश्चन में जो जानकारी है उसके तहत ये है कि उन्होंने एक अच्छा जो धार्मिक उत्साह है उसको देश के आंदोलन से जोड़ने का एक अच्छा अवसर निकाला। और उनके कहने का, उनके विचारधारा ये थी कि जब हम धर्म के नाम पर एक होते हैं और अगर उसकी एनर्जी को थोड़ा सा हम मोड़ दें, देशभक्ति की तरफ मोड़ दें, तो यहाँ उससे बहुत फायदा मिल सकता है। और उन्होंने उसी सोच के साथ में गणपति महोत्सव और इस तरह के महोत्सव शुरू किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आपके। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी होंगे, क्योंकि बाकी नेता सब आगे के हैं। तो इस पर चर्चा कल हम कर ही चुके हैं, आपको पहले ही चर्चा कर चुके थे। फिर है प्रथम महायुद्ध के दौरान, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो ये अफगानिस्तान का है, क्योंकि जब क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण था तो सिर्फ भारत की धरती पर ही नहीं, भारत के बाहर भी क्रांतिकारी आंदोलन चले, और उसमें राजा महेंद्र प्रताप ने पहली अंतरिम सरकार भारत की बनाई और उसको उसके अध्यक्ष भी बने। तो ये क्वेश्चन जो है, राजा महेंद्र प्रताप जो है अफगानिस्तान से संबंधित हैं और वहीं पर इन्होंने पहली सरकार अपनी बनाई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा कि तिलक भारतीय शांति के जनक है? कल हमने चर्चा की थी इस पर, कल वाले वीडियो में। वी शिरोल नाम है, वैलेंटाइन शिरोल। और वैलेंटाइन शिरोल ने ही सबसे पहले अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में जो है इस बात की चर्चा की थी। ठीक है, तो इंडिया अनरेस्ट में चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान आसान से क्वेश्चन है, एक बार पूरा रिवीजन कर लीजिए। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो ये 1908 है। और ये जैसे अभी हमने बताया था, अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति के मेंबर थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, दो क्रांतिकारी थे, बहुत कम उम्र के। खुदीराम बोस तो सिर्फ 18-19 वर्ष के रहे होंगे। और इन लोगों ने ये मुजफ्फरपुर में एक न्यायाधीश थे, उनका ट्रांसफ़र हुआ था, न्यायाधीश किंग्सफोर्ड थे, और उनको मारने का प्लान बनाया और उनकी हत्या का प्रयास किया। खैर सफल पूरी तरीके से नहीं हुए, और लेकिन जो है खुदीराम बोस को तो फांसी की सज़ा हो गई, पकड़े भी गए और खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई। और प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को मार लिया क्योंकि अंग्रेज़ों के हाथों ना लगें। तो इस तरह से खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के फांसी पाने वाले व्यक्तियों में से एक थे, और जिनको अंग्रेज सरकार ने फांसी दी थी। मात्र 19 साल, 18-19 साल पे उनको फांसी लगी थी। तो वो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये किंग्सफोर्ड हत्या केस से संबंधित थे, और 1908 में इन्होंने किंग्सफोर्ड की हत्या करने की प्रयास किया, जो कि एक न्यायाधीश के पद पर तैनात थे। मुजफ्फरपुर में ये जज थे, एक न्यायाधीश के पद पर तैनात थे। तो ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश के लिए अपना खुशी खुशी बलिदान दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन, तो ये हम पहले भी बता चुके हैं, 1911 में इसका आंसर है। तो लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया और राजधानी परिवर्तन भी किया। तो कोई खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। अलीपुर बम कांड, अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये अलीपुर क्या है, अलीपुर एक जगह है कलकत्ता में, मानिक तल्ला एक जगह है जहाँ पर ये लोग बम फैक्ट्री लगाए थे। एक हेमचंद्र कानूनगो थे जो कि रूस के एक सैनिक द्वारा उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था बम बनाने का, और भारत आकर के उन्होंने बम की फैक्ट्री लगाई मानिक तल्ला जगह में। और जब गर्मपंथियों को कांग्रेस से निकाला गया तो अरविंद घोष वगैरह क्रांतिकारी आंदोलन के साथ जुड़ गए, और इन लोगों का पूरा जो ग्रुप था वो हेमचंद कानूनगो वगैरह बम बनाते। तो अभी इसके पहले जो अभी हमने बताया कि नासिक के मुजफ्फरपुर के जो न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास था वो भी बम द्वारा ही करने का प्रयास किया गया था। तो उसमें भी हेमचंद कानूनगो ने ही बम निर्माण किया था खुदीराम बोस के साथ मिल करके। तो ये अलीपुर षड्यंत्र केस वही है। और जब मानिक तल्ला पर छापा पड़ा और तमाम सारे क्रांतिकारी पकड़े गए, उसमें अरविंद घोष भी पकड़े गए, तो वहाँ उन लोगों पर एक अलीपुर षड्यंत्र केस चला, और उसमें सीआर दास ने जो है अरविंद घोष की तरफ से वकील बने और इन्होंने उसका केस लड़ा। और बाद में कई लोगों को तो उसमें सजा हुई, लेकिन केवल एक अरविंद घोष ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला और वो सजा से बच गए। और उसके बाद उन्होंने क्रांतिकारी जीवन से संन्यास लेकर के पौंडीचेरी चले गए, और पौंडीचेरी में उन्होंने अरविंदो आश्रम की स्थापना की, और बाकी सारा जीवन वहीं पर एक साधु की, एक सन्यास की तरह बिताया, और बहुत सारी बुक्स भी लिखी, और एक अध्यात्म की तरफ उनका रुझान हो गया, और एक तरह से फिलोसफिकल और आध्यात्मिक बातों को उन्होंने, और बहुत सारे लोग उनके अनुयायी भी बने, स्पेशली फ्रेंच लोग, क्योंकि पौंडीचेरी फ्रेंच कॉलोनी थी और फ्रेंच लोग बहुत अनुयायी थे। आज भी उनका आश्रम बहुत प्रसिद्ध है, अरविंदो आश्रम के नाम से पौंडीचेरी में। तो पुडुचेरी है, अब तो पुडुचेरी कहा जाता है। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता करवाया? तो यहाँ जो है 1916 में जो तिलक और एनी बेसेंट दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों के प्रयासों से, इन दोनों के प्रयासों से तो जो है नरम दल और गरम दल एक साथ आए थे। बाकी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौते के लिए जेएल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है इसमें। तो इस तरह से, क्योंकि दो चीजें हुई 1916 के अधिवेशन में लखनऊ के, हमने बताया था अभी आपको, अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, क्योंकि अंबिका चरण मजूमदार 1916 लखनऊ अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, इसमें दो चीजें हुई, एक तो नरमपंथी और गरमपंथियों का मिलन हुआ, और दूसरा मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने भी समझौता किया, जिसको लखनऊ समझौता कहा जाता है। और इसमें कांग्रेस ने जो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग पर अपनी स्वीकृति दे दी और राजी हो गए एक तरह से, और ये बहुत बड़ी गलती की उसका विरोध ना करके, क्योंकि खुद जो आज़ाद नेता थे कांग्रेस के, जो मुस्लिम पक्ष के नेता भी थे और बहुत ही कम उम्र में एक तरह से युवा नेता थे, अब्दुल कलाम आज़ाद एक तरह से, तो मौलाना आज़ाद जो फेमस हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की बहुत जो है एक तरह से आलोचना की कि कांग्रेस को ये समझौते पर स्वीकृति नहीं देना चाहिए। उनका एक स्टेटमेंट भी बहुत फेमस है कि अंग्रेज तो बेवकूफ़ ही हैं जिन्होंने इस तरह का पृथक निर्वाचन पद्धति लाई, कांग्रेसी उससे भी बड़े बेवकूफ़ हैं जिन्होंने इस समझौते पर स्वीकृति दे दी। तो वो जानते थे कि इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। तो वही लखनऊ समझौता जो है, इसी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच का एक समझौता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, तो ये अभी बताया था, कई बार बता चुके हैं, अभी चर्चा ही हुई है, इस सेशन में बहुत चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो गरम दलीय आंदोलन का पिता बीजी तिलक है, इसमें कोई अलग चीज नहीं बतानी है, तो चर्चा हो ही चुकी है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में, अभी मैंने चर्चा किया है, अभी पूरी हिस्ट्री बता दी, अरविंद घोष। तो ध्यान से आप वीडियो, मतलब ध्यान से सुन भी लोगे पूरी बात मेरी, तो एक एक क्वेश्चन हो जाएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ना हो पाए। इसमें ये थोड़ा सा अलग है, मैडम भीकाजी कामा है, मैडम भीकाजी रुस्तम जी कामा, पारसी महिला हैं, और ये जर्मनी में रहती थी, जर्मनी और पेरिस में ये श्याम जी कृष्ण जी वर्मा की एक सहयोगी भी थी, जो कि लंदन में रहते थे, भारतीय क्रांतिकारियों के पितामह लंदन में कहलाते थे,
और वहाँ इंडिया हाउस की स्थापना की श्याम जी कृष्ण जी वर्मा लंदन में, और उन्हीं की सहयोगी थी मैडम भीखाजी कामा, वो पेरिस में रहती थी, और इन्होंने जर्मनी में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, सेकेंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, और उसमें इन्होंने पहली बार भारत का झंडा फहराया। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि किस महिला ने या भारत का झंडा सर्वप्रथम कहाँ फहराया गया, तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस स्टुटगार्ट जर्मनी, वहाँ पर ये सम्मेलन हुआ था, और वहाँ पर मैडम भीखाजी कामा ने ही जो है भारत का पहला झंडा फहराया था, और इन्हें ही भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है या भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिए, मैडम भीखाजी रुस्तम जी कामा। ठीक, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया। तो महाराष्ट्र में अभिनव भारत, वीडी सावरकर, बहुत बड़ा नाम था, वीडी सावरकर ने ही अभिनव भारत की स्थापना की थी, और इसी के मेंबर थे अनंत लक्ष्मण करकरे और करकरे बंधु जो थे, ठीक है, चापेकर बंधु भी, जिन्होंने सबसे पहली हत्या की थी। तो उस समय तो अभिनव भारत की स्थापना नहीं हुई थी, तो सबसे पहली भारत की राजनीतिक हत्या या जो मर्डर हुआ एक तरह से, वो था जो है नासिक के डीएम जैक्सन थे, और पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और एमहर्स्ट, जिनका चापेकर बंधुओं ने हत्या किया था। उसके बाद नासिक के डीएम जैक्सन की हत्या करकरे ने की, और वो अभिनव भारत के जो है मेंबर थे, तो उसको नासिक षड्यंत्र केस कहते हैं। मतलब अगर पहले पूछा जाए भारत में सबसे पहली क्रांतिकारी हत्या, तो वो चापेकर बंधु थे, बालकृष्ण दामोदर चापेकर। तो चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमिश्नर, दो लोग थे रैंड और एमहर्स्ट, उनकी हत्या की। बाद में फिर महाराष्ट्र में एक संगठित संगठन बना जिसका नाम अभिनव भारत दिया गया। मित्र मेला पहले नाम था, फिर बाद में इसका अभिनव भारत नाम किया गया, और अभिनव भारत के स्थापना में वीडी सावरकर का सबसे बड़ा रोल था, और उसी के सदस्य थे हेमंत करकरे, जिन्होंने नासिक के डीएम जैक्सन की हत्या की। बाद में वीडी सावरकर लंदन चले गए, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के साथ वहीं कॉन्स्पिरेसी करते थे, लेकिन जब यहाँ नासिक षड्यंत्र केस हुआ तो उनको लंदन से डिपोर्ट किया गया, यहाँ पर उन पर केस चला, और उसके बाद जो है उनको काला पानी की सजा हुई, अंडमान निकोबार भेजा गया जेल। ठीक है, तो एक बड़ा उन्होंने क्रांतिकारी जीवन जो है व्यतीत किया, वीडी सावरकर। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया। तो ये है 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, इसमें जो ये वाला है 12 मार्च 1930 को वो चले थे साबरमती से, तो 12 मार्च से 5 अप्रैल तक इन्होंने यात्रा की, करीब 385 किलोमीटर की, 240 मील और या 385 या कहीं कहीं 87 भी लिखा रहता है किलोमीटर की यात्रा की, और 6 तारीख को इन्होंने मॉर्निंग में दांडी समुद्र तट है उस पर जा करके प्रतीकात्मक रूप से नमक कानून तोड़ा, यानी नमक वहां हाथ से उठाया और बोला कि अब हम नमक पर टैक्स नहीं देंगे, भारतीय स्वयं में जो है वो नमक बनाएंगे। तो ये जो है दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये गांधी जी की एक सत्याग्रह आंदोलन था, और बाद में यही सविनय अवज्ञा आंदोलन में परिवर्तित किया गया। यानी 6 अप्रैल को जब उन्होंने नमक सत्याग्रह किया, नमक कानून तोड़ा, और वहीं से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो ये गांधी जी का आंदोलन। गांधी जी ने 3 बड़े आंदोलन किए, बड़े आंदोलन, पहला असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। जिसमें असहयोग आंदोलन पहला उनका बड़ा जन आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन यही नमक सत्याग्रह से शुरू हुआ, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे, गांधी इरविन समझौता फिर बाद में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन में शुरुआत में ही सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, और एक ऐसा आंदोलन था जिसमें सेकेंड लाइन के नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाली, जैसे लोहिया जी हुए, जेपी हुए, जयप्रकाश नारायण हुए। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका अरुणा आसफ अली को कहा जाता है, अरुणा आसफ अली हुई, उषा मेहता हुई। तो इन लोगों ने आंदोलन की कमान संभाली, क्योंकि जितने फर्स्ट लाइन के लीडर थे वो सभी को नजरबंद कर दिया गया था या गिरफ्तार कर लिया गया था। बाकी जब गांधी जी पहली बार भारत आए
मतलब भारत प्रवास के बाद 21 साल करीब साउथ अफ्रीका में रहे और वहाँ पर उन्होंने भारतीयों के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और उसके बाद वो जब भारत आए तब यहाँ उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। और उसके बाद उनके 3 आंदोलन स्टार्टिंग के थे, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो उन तीनों से गांधी जी को प्रसिद्धि मिली, तीनों ही आंदोलन सफल थे। उनके बारे में आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो बड़ा आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू किया। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है राजेंद्र प्रसाद की है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक। और इसमें आगे क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो इसमें कुछ बताना नहीं है, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है और बाकी इसमें कोई ऐसे व्यक्ति नहीं जिनकी कोई और फेमस किताब हो। मौलाना आज़ाद की पुस्तक है एक, अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है, अभी आगे आएगा तब उसको बताएंगे। फ्रीडम एट मिडनाइट तो लॉरी कॉलिंस की है, वो तो नहीं है, उस पर आगे भी चर्चा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ये बी.आर. अम्बेडकर हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है वो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और गोलमेज सम्मेलन क्या है? ये जब साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन का विरोध भारतीयों ने किया और वो वापस चला गया। साइमन कमीशन क्यों आया? क्योंकि उसके पहले 1919 में एक एक्ट आया था जिसको हमने कल बताया था अपने लेक्चर में, उत्तरदायी शासन की शुरुआत, या जिससे भारतीयों को शासन व्यवस्था स्थापित करने का मौका मिला। और उसमें एक क्लॉज था कि 10 साल बाद एक कमीशन बनेगा जो ये देखेगा कि भारत में संवैधानिक सुधार किस हद तक हुए हैं और उसी हिसाब से आगे और नियम दिए जाएंगे। लेकिन पहले ही 1929 में बनना चाहिए था, 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया और उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, समय से पहले गठन हो गया, तो जिससे भारतीय उससे नाराज थे और भारतीयों ने उसका विरोध किया। खैर, साइमन कमीशन आया, वापस गया और उसने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटेन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब भारत में जितनी भी पार्टियां थीं जो आज़ादी के लिए काम कर रही थीं या जो भी अलग अलग दल थे, उन सबको बुलाया जाए और बैठ के बात हो कि आगे क्या होगा। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने नहीं भाग लिया। उस समय गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की तैयारी में थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। लेकिन फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, इरविन उस समय वायसराय थे, और उसके बाद कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग ली। लेकिन वहाँ भी दलितों को पृथक निर्वाचन पद्धति में लाने की मांग अंबेडकर ने की और उस मांग को लेकर के वो गांधी जी उससे जो है संतुष्ट नहीं हुए और वापस आए, उनको नज़रबंद किया गया। उन्होंने फिर आमरण अनशन शुरू किया और फिर पूना पैक्ट हुआ जो अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ। उससे फिर दलितों को या रिजर्वेशन दिया गया केंद्रीय विधानमंडल में भी और प्रांतीय विधान सभाओं में भी। तो ये एक हिस्ट्री है पूरी लाइन। तो यहाँ जो आंसर होगा इसमें डॉक्टर अंबेडकर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बाकी गोलमेज सम्मेलन 1930 से शुरू हुए। नवंबर 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ जो जनवरी 1931 तक चला। फिर सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चला और फिर नवंबर दिसंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन चला। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जिन्होंने भाग लिया वो अंबेडकर ही थे। यहाँ 21 वर्ष अभी हमने बताया ही, तो यहाँ कोई और चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1924, तो ये गांधी जी ने एक ही सेशन की अध्यक्षता की है जो कि बेलगांव अधिवेशन है। तो बेलगांव में इन्होंने गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन से है क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन ही गांधी जी ने चलाया। उसी के बाद ही फिर गांधी इरविन समझौता हुआ क्योंकि इरविन पर दबाव पड़ा कि गांधी जी से समझौता करके उनको गोलमेज सम्मेलन के लिए राजी किया जाए। तो ये चीज़ थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल
तो ये लॉर्ड माउंटबेटन है। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ही वायसराय थे और उन्हीं को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन को। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की स्थापना की गई? तो 1935 में जो है संघीय संरचना की स्थापना की गई, और ये थोड़ा सा संवैधानिक है, इस पर चर्चा थोड़ा बाद में करेंगे, थोड़ा डिटेल में। 1919 का अधिनियम उत्तरदायी शासन की शुरुआत है और संघीय सरकार की स्थापना 1935 के अधिनियम द्वारा की गई। भारत को एक संघ माना गया जिसमें भारतीय प्रांत तो थे ही, ब्रिटिश रियासतों के जो ब्रिटिश देसी रियासतें थीं उनको भी इस संघ में जगह मिली, और उसी में कहा गया कि जो 3 क्षेत्र हैं, डिफेंस, वैदेशिक मामले, धार्मिक मामले और जनजातीय क्षेत्र, इनको छोड़कर बाकी सभी मामलों को भारतीयों को दे दिया जाएगा और वो अपना उस पर नियम बनाएंगे। तो यही एक संघीय ढांचे की शुरुआत थी जो कि 1935 के एक्ट से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन है? भगत सिंह नहीं है, राम प्रसाद बिस्मिल, अभी हमने चर्चा की थी। भगत सिंह वगैरह सेकेंड फेज के क्रांतिकारी हैं एक तरह से, और इन लोगों ने सांडर सत्या केस के लिए जाने जाते हैं, भगत सिंह, और सेंट्रल असेंबली हॉल में जो आवाज वाला बम फेंका उसके लिए भी जाने जाते हैं। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा से परिचित कराया गया, तो ये चेम्सफोर्ड होंगे, क्योंकि 1919 के सुधार को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी बोला जाता है, और मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड इन्हीं दोनों ने मिल के डायरैक्टी की धारणा दी थी। तो इसमें मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, तो मॉन्टेग्यू की अवधारणा ज़्यादा इसमें सुटेबल है, तो वही आंसर जो है लिया जाएगा। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? अभी देखिए मैंने चर्चा किया तीसरा वाला, क्योंकि फर्स्ट जो हुआ वो नवंबर 1930 से वही जनवरी 1931 के बीच, दूसरा वाला सितंबर 1931 से दिसंबर 1931, और तीसरा वाला 1932 में हुआ वही नवंबर से दिसंबर के बीच। और ये तीनों जो हैं ब्रिटेन में हुए, अरे लंदन में, और उस समय ब्रिटिश पीएम थे रैमजे मैकडॉनल्ड, ठीक है, याद रख लीजिएगा, और जेम्स प्रथम एक तरह से राजा थे ब्रिटेन के, तो वो तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और ब्रिटिश पीएम कभी कभी पूछ लेता है कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो उस समय ब्रिटिश पीएम कौन था, तो वहाँ आंसर होता है रैमजे मैकडॉनल्ड। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि रैमजे मैकडॉनल्ड थे। और सेकंड वाले में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे प्रतिनिधि बनकर, एकमात्र प्रतिनिधि थे कांग्रेस के गांधी जी, और बाकी दोनों में पहले में और तीसरे में गांधी जी ने मतलब कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, और इन तीनों ही गोलमेज सम्मेलन के आधार पर ही 1935 का एक्ट जो है भारत शासन अधिनियम पास किया गया 1935, और वही संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में अंतिम अधिनियम था एक तरह से देखा जाए। इसके बाद एक बस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और पास किया गया था जुलाई में 1947 में, जिसके तहत भारत को आज़ादी मिली। तो जो प्रक्रिया है, जो प्रशासनिक संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में देखा जाए तो 1935 का ही एक्ट सबसे बड़ा माना जाता है, और भारत का संविधान भी 1935 के एक्ट पर ही आधारित था। सबसे ज़्यादा एक्ट 1935 के ही क्लॉज जो हैं भारतीय संविधान में लिए गए। बाकी निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? तो इसमें वल्लभ भाई पटेल हैं, और वल्लभ भाई पटेल एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1931 के कराची अधिवेशन। और ये अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसमें गांधी इरविन समझौते को सहमति दी कांग्रेस ने, क्योंकि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला तो उसके बाद गांधी और वायसराय इरविन के बीच समझौता हुआ, और उस समझौते से सविनय अवज्ञा आंदोलन को ख़त्म किया गया, और
गांधी जी राजी हुए या कांग्रेस राजी हुई गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने के लिए। तो इस अधिवेशन का इसीलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि इसी अधिवेशन के तहत कांग्रेस ने गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी, क्योंकि इस बहुत विवादित समझौता था। और इसलिए विवादित था कि भगत सिंह की फांसी को लेकर के इसमें बड़ा विवाद था, क्योंकि इसमें गांधी जी ने जो अपनी शर्तें रखी थी उसमें एक शर्त ये भी थी कि हाँ, जो भी राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, या जिन लोगों को अंग्रेज सरकार ने बिना किसी केस के बंद कर रखा है उनको रिहा किया जाए। लेकिन इरविन इस बात पर नहीं माने और उन्होंने कहा कि भगत सिंह और उनके साथी कोई राजनीतिक कैदी नहीं है, बल्कि एक कॉन्स्पिरेसी के तहत या षड्यंत्र के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है और लाहौर षड्यंत्र के तहत उनको सजा दी गई है। जबकि उनको गिरफ्तार किया गया था दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के लिए उनके दोस्तों को या उनके साथियों को, और वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था, क्योंकि वहाँ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा बम फेंका था जो सिर्फ आवाज़ के लिए था, बहरे कानों को की गूंज के लिए या बहरे कानों को आवाज़ देने के लिए, और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। और उसमें पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा चल रही थी जिसका विरोध भारतीय कर रहे थे। तो अगर उस चीज़ के लिए केस चलता तो कोई सज़ा नहीं होती, बस मुश्किल से 1-2 साल की सज़ा हो सकती थी, फिर रिहा कर दिए जाते। लेकिन उसमें लाहौर षड्यंत्र केस, जिसमें सैंडर्स की हत्या की थी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इन लोगों ने मिल करके, उसको भी जोड़ दिया गया और उस केस के तहत सज़ा चली और उसके तहत फांसी की सज़ा सुनाई गई। और जब जेल भी गए भगत सिंह लोग, तो वहाँ पर भी उन्होंने अपने साथ जो हो रहे बिहेवियर था वो एक क्रिमिनलों की तरह उनके साथ बिहेवियर किया जा रहा था। और उन क्रांतिकारियों की मांग यही थी कि वो देश की आज़ादी लड़ रहे हैं, उनको भी राजनीतिक कैदियों का दर्जा दिया जाए। और उसके लिए तो जतिन दास भूख हड़ताल पर भी बैठ गए और 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। और मृत्यु के बाद उनको लाहौर सेंट्रल जेल से जब कलकत्ता भेजा गया तो लाखों की भीड़ स्टेशनों पर आई। कलकत्ता स्टेशन पर 2-3 लाख लोग उनके मृत शरीर को लेने के लिए आए। इस तरह से जो है प्रसिद्धि थी। भगत सिंह को रातों रात फांसी दे दी गई और उनके शरीर तक को उनके परिवार वालों को नहीं दिया गया, रावी नदी के तट पर ही उसको जो है जला दिया गया। तो इस तरह की प्रसिद्धि थी इन युवाओं की, और बड़ी मांग थी कि भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी माफ़ की जाए। लेकिन उस समय इरविन इस बात पर नहीं माने और उन्होंने कहा कि सिर्फ हम राजनीतिक कैदियों को ही रिहा करेंगे, जबकि गांधी जी ने खुद उनसे आग्रह किया था कि भगत सिंह और उनके साथी जो है बहुत अच्छा काम, मतलब वो भी एक देश की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको भी आप रिहा करें। खैर, अब उसके लिए इतिहास में आज उनकी आलोचना भी की जाती है। तो एक अलग अलग मतलब दौर है, उस दौर में क्या चल रहा था, कहाँ तक सुटेबल था उनको छुड़ाना या इरविन के हाथ में था, और आज बैठ के उस चीज़ का जो है एक तरह से मूल्यांकन करना, तो वो थोड़ा अलग चीज़ है। क्योंकि इस चीज़ की हम आलोचना नहीं कर सकते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह को चाहते तो छुड़वा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं छुड़वाया। तो प्रयास किया गया, कांग्रेस ने भी प्रयास किया, लेकिन इरविन नहीं माने और उस चीज़ पर कोई आंदोलन नहीं चल पाया। हो सकता उस समय के युवाओं ने आंदोलन चलाया होता तो इरविन पर कोई प्रभाव भी पड़ता। खैर, तो इतिहास यही है, इतिहास बस सीख ही ली जा सकती है और इतिहास को बदला तो जा नहीं सकता। तो यहाँ पर हमने बता दिया वल्लभ भाई पटेल इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को सहमति दी गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साइमन कमीशन। अब इसमें देखिए दोनों कारण हैं, समय से पूर्व नियुक्ति और सभी सदस्यों का अंग्रेज होना। अब इसमें ज्यादा जो मेन है, तो भारतीयों का विरोध करने का मेन रीजन था सभी सदस्यों का अंग्रेज होना, क्योंकि चलो समय से पहले नियुक्त भी कर दिया तो उसका कोई उतना वो नहीं था, लेकिन कम से कम एक सदस्य तो भारतीय को रखना चाहिए था। तो कांग्रेसियों का सबसे बड़ा विरोध इसी बात पर था कि आपने एक भी सदस्य भारतीयों को नहीं रखा था इस आयोग में, और जबकि ये आयोग भारतीयों के लिए ही बना था। तो इसलिए मेन कांग्रेस ने विरोध किया इस चीज़ का, और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे, जगह जगह जो है विरोध प्रदर्शन हुए। लाला लाजपत राय लाठीचार्ज के कारण, इसी साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में ही लाठीचार्ज हुआ जिसमें लाला लाजपत राय घायल हुए,
और उनकी मृत्यु हो गई। और उन्होंने अपना लास्ट सेंटेंस भी बोला कि मेरी मृत्यु ब्रिटिश ताबूत के की आखिरी कील सिद्ध होगी, ठीक है, द लास्ट नेल ऑफ कॉफिन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो और उन्हीं का बदला भगत सिंह ने लिया सैंडर्स की हत्या करके। तो ये पूरा एक घटनाक्रम जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें थी। और बाकी लखनऊ में भी अच्छा जो है साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन किया गया, एक अलग ही तरीके से। यहाँ एक खलीकुज्जमा व्यक्ति थे जो पतंग उड़ाते थे, और पतंग बड़ी पतंगे होती थी, उस पर साइमन गो बैक लिख करके बड़ा बड़ा, और पतंग को उड़ाते थे और फिर तोड़ देते थे, और वो पतंग के माध्यम से साइमन गो बैक का प्रचार कर रहे थे, क्योंकि घरों में बड़े बड़े नेताओं को नज़रबंद किया गया था। तो उनका ये तरीका बहुत चर्चित रहा इस आंदोलन के दौरान, मतलब साइमन गो बैक आंदोलन के दौरान एक तरह से देखा जाए तो। नेक्स्ट है 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 दोनों ही अधिवेशनों में अध्यक्ष चुने गए थे। 1938 हरिहरपुरा और जो है त्रिपुरी जबलपुर में है, एमपी में, हरिहरपुरा जो है गुजरात। तो ये दोनों सेशन जो है 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए, लेकिन 1939 में गांधी जी के जो एक तरह से कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया, उनको सुभाष चंद्र बोस ने हराया, और जिससे थोड़ा गांधी जी से वैचारिक मतभेद था और कांग्रेस कार्य समिति उनका साथ नहीं दे रही थी। इस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने, मतलब कांग्रेस कार्य समिति का गठन ही नहीं हो पाया, क्योंकि कांग्रेस कार्य समिति को सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से कहा कि आप गठित करिए, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह से जब सही से काम नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक, उन्नाव में फॉरवर्ड ब्लॉक अपनी पार्टी की स्थापना की। तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस को छोड़ने पर ये चीज़ें की गई। ठीक है, तो अब बाकी क्वेश्चन जो है, अभी थोड़ा सा सेशन नहीं चल पाएगा, तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गई है, तो बाकी सेशन जो है हम अब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। वैसे इतने क्वेश्चन बहुत हैं, अगर आप इतने क्वेश्चन भी अच्छे से कर लीजिए तो बहुत है। बाकी एक डीआई के क्वेश्चनों का सेशन भी पेट के लिए कराना है, तो उसको हम आगे देखेंगे। और यहाँ जो भी क्वेश्चन हमने कराए हैं उनको आप एक बार ज़रूर रिवीजन कर लीजिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हिस्ट्री हम क्लासेस भी आगे लेंगे, और हिस्ट्री पर एक डिटेल क्लास, पूरा भारतीय इतिहास एंसेंट इंडिया से लेकर के मॉडर्न इंडिया तक पूरा मैं उसको करा दूंगा। और अब बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी। इतिहास को ऐसे पढ़ोगे आप कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप इतिहास पढ़ रहे हो, और पूरी तरीके से उसमें आप आराम से जो है इतिहास की पूरी समझ तैयारी कर सकते हो, चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के लिए हो, या चाहे कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उनके लिए आप इतिहास की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो धन्यवाद आज के सेशन के लिए, और अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।